7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल के लिए एक असामान्य दिन था। सुबह के समय गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए और उसके सैकड़ों उग्रवादी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इजराइल में घुस आए। उन्होंने सीमा के निकट बसे इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। रॉकेट की बौछार इतनी तीव्र थी कि इनमें से कुछ रॉकेट प्रसिद्ध आयरन डोम को भेदने में सफल रहे और जेरूसलम जैसे अंदरूनी हिस्सों तक इसके दायरे आ गए। सबसे आसान तरीके से आज इजराइल और फिलिस्तीन के जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के इस झगड़े का कारण क्या है, इसका कोई डाउट नहीं रहेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ICS ऑनलाइन। आज हम इजराइल और पैलेस्टाइन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और न्यूट्रल रहकर सभी तथ्यों का आकलन करेंगे। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी ओर अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके तरफ अगर हम देखें तो इंसानियत शर्मसार हो रही है। एक तरफ जहां फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ वही रसिया यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन सब में इंसानियत की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं, पृथ्वी का संसाधन बर्बाद हो रहा है और इन सब में कितना नुकसान होगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। पर्यावरण पे इसका क्या असर होगा किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं। बड़े आसानी से आज हम समझने वाले हैं इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है, क्यों है और कैसे ये इतना दिन से चला आ रहा है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इजराइल और पैलेस्टाइन का ज्योग्राफी और उनका लोकेशन, जेरूसलम और उसका इम्पोर्टेंस, इजराइल और पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट का इतिहास से क्या संबंध है, ये कब से हो रहा है वो, और इसका भारत पे क्या असर होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमास द्वारा अटैक हुआ है इजराइल पर, इस पे वर्ल्ड लीडर्स का क्या मानना है, उनका क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या स्टैंड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात की अभी करंट सिनारियो क्या है। तो चलिए एक एक करके सबको शुरू करते हैं। हर जंग की एक वजह होती है। आज मैं उस रूट काउज को बताऊंगा, क्या मुख्य कारण है। मैं आज कंप्रिहेंसिव और न्यूट्रल काउज देने वाला हूँ। इजराइल की क्या गलती है, फिलिस्तीन की क्या गलती है और इसमें बाकी दुनिया की क्या भूमिका है, वो क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पहले शुरू करते हैं 7 अक्टूबर को क्या हुआ। जब लोग सोकर जाग रहे थे, कितनों की नींदें भी नहीं खुली होगी, तब लगभग 6:30 बजे आसमान में पटाखों की आतिशबाजी नहीं, हमास ने एक नहीं दो नहीं इजराइल पर लगातार लगभग 5000 रॉकेट इकट्ठे डाल दिए। एंटी बैलिस्टिक अरेंजमेंट, जिसको कि आयरन डोम भी कहते हैं, उसको भी तोड़ फोड़ कर इस हमले ने बराबर कर दिया। इतना बड़ा अरेंजमेंट तो इजराइल ने भी नहीं किया था और ना ही उसे उम्मीद थी कि इतना अचानक से हमास इतना बड़ा हमला करेगा इजराइल पर। न ही इस हमले का उनके खुफिया एजेंट को कोई अनुमान लग पाया। आसमान में तो आतिशबाजियां हुई लेकिन जमीन खूनो खून हो गया। यहाँ जानने वाली बात यह है कि एंटी बैलिस्टिक आयरन डोम फेल कैसे हो गया, इतनी बड़ी भूल उससे कैसे हुई। हमास जो है वहीं पे रहने वाला एक आतंकी संगठन है जिसके बारे में हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, और उसको पता है इजराइल के पास बैलिस्टिक अरेंजमेंट है जिससे वह रॉकेट को निष्प्रभाव कर सकता है, और इस चीज को उन्होंने बखूबी से आकलन किया। अब कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसका कुछ न कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही, कहीं ना कहीं तो वह फेल होगा और उनका कुछ क्षमता होगा। यही सोचकर उन्होंने एक साथ 5000 रॉकेट को छोड़ दिया कि कुछ तो बम गिरेगा, और हुआ भी यही। एंटी बैलिस्टिक कितना रॉकेट को रोक पाता। 20 मिनट के फायरिंग में हजारों लोग मारे गए। यह था 7 अक्टूबर। फिर आया 8 अक्टूबर, खड़ा हो गया इजराइल वापिस। बदले में इजराइल ने हमास के खिलाफ भयंकर लड़ाई का ऐलान कर दिया और ग्लोबल लेवल पर यह तक बोल दिया कि ये हमास के साथ हमारी आखिरी लड़ाई है। इस युद्ध के बाद हमास बचेगा ही नहीं। इसके बाद हमास खत्म, पूरा देश खत्म, गाजा पट्टी खत्म। गाजा पट्टी वैसा दिखेगा ही नहीं जैसा था। अब आया 14 अक्टूबर, फिलिस्तीन के 2000 लोग मारे गए, 8000 फिलिस्तीन बुरे तरह से घायल हो गए। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक और एयर अटैक कर रहा है और बोल रहा है गाजा पट्टी खाली करो। उन्होंने नॉर्थ गाजा पट्टी पर अटैक किया। अब एक एक करके हम देखते हैं कि गाजा पट्टी कहाँ है, इजराइल कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है और ये हमास क्या चीज है। कहाँ है गाजा पट्टी, तो ये रहा गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी है, ये इजराइल है। आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक करके इस वीडियो को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि ये इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे को मरने मारने पर क्यों आतुर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस समय ऐसा अटैक का कारण क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच में हमास क्या चीज है। पहला सवाल, इजराइल और फिलिस्तीन है क्या, तो यह नक्शे पर यह जो रहा यह इजराइल है, वेस्ट बैंक, और जो गाजा का इलाका है ये फिलिस्तीन है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों का देश है और 3000 साल से इस जगह का नाम वही है। इजराइल वही जमीन पर रहता है, इनका वही भाषा आज तक है, इन्होंने अपने भाषा आज भी नहीं बदले हैं। अब बात है फिलिस्तीन क्या है। फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा ये जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी और दूसरा हिस्सा ये वेस्ट बैंक, इस पर इजराइल का कंट्रोल है। फिलिस्तीन ज्योग्राफिकल एरिया है जहां अरब मुसलमान का पॉपुलेशन रहता है। मतलब यह हुआ कि 2 हिस्सों में बटे फिलिस्तीन पर यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और ये इजराइल रहा
यहाँ पे जीव लोग यानी कि यहूदी लोग रहते हैं। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के साथ अपने एक और नाम सुना होगा, जेरूशलेम की। तो आखिर ये जेरूशलेम है क्या, अब इस पे हम बात करते हैं। असली लड़ाई की जो वजह है वह जेरूशलेम है। इसके पीछे धार्मिक कारण है, क्योंकि यह 3 मुख्य धर्म मानने वालों के लिए उनका विशेष स्थान है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, और तीनों अपने धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। इसलिए जेरूशलेम का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, और इसलिए इस पर हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गर्म माहौल रहता है। जेरूशलेम को अगर हम मैप पे देखो तो जेरूशलेम यहाँ पे है, ये रहा जेरूशलेम, वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में यहाँ पे जेरूशलेम जो है वह इजराइल की कैपिटल है, जो इन दोनों के बीच में पड़ता है। अब सबको जेरूशलेम चाहिए, मेन मुद्दा जो है यही है। फिलिस्तीन है, उनको पूर्वी जेरूशलेम चाहिए। वह कहते हैं यह उनका पवित्र स्थान है, अल अक्सा मॉस्क, यानी कि वह मस्जिद जिसे वो अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं। इजराइल कहता है यह मेरी राजधानी है, और फिलिस्तीन कहता है हम उसको अपना कैपिटल बनाएंगे। इजराइल कहता है जेरूशलेम हमारा इंडिविजुअल कैपिटल है, जिसका डिवाइड कभी नहीं हो सकता, और जो इजराइल का इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे छाती ठोक के कहता है, और यह मेरा इंटरनल कैपिटल शाश्वत काल से। जेरूशलेम इन दोनों धर्मों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर यह लोग इतना ज्यादा मार काट क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, यह 3 धर्म का पवित्र स्थान है। पहला क्रिश्चियन, दूसरा जीव या यहूदी, और तीसरा मुसलमानों का। सबसे पहले क्रिश्चियन का बात करते हैं। क्रिश्चियन के लिए जेरूशलेम का क्या इंपॉर्टेंस है? क्रिश्चियन के लिए क्या है, जेरूशलेम में जीसस क्राइस्ट अपने बचपन के दिनों में यहीं लाए गए थे। उनका पालन पोषण यहीं हुआ था। उन्होंने यही अपने धर्म का प्रचार किया था। जिस तरह से गौतम बुद्ध एक हिंदू धर्म में पैदा लेते हैं और फिर वह बौद्ध धर्म का स्थापना करते हैं और प्रचार करते हैं, इस तरह से कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जीसस का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने एक अलग धर्म बनाया, क्रिश्चियन, और इसका प्रचार उन्होंने यही जेरूशलेम से किया था। यही स्थान है जहाँ पर उनको सूली पर लटकाया गया, जिसे कहते हैं क्रूसिफिकेशन, यानी कि क्रूसीफाई करना। सब कुछ इस जेरूशलेम में हुआ, और यहीं पर वह पुनर्जीवित भी हुए। तो यह सब कारण है क्रिश्चियन के लिए। देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहीं पर ईसा मसीह यानी कि जीसस को सूली पे लटकाया गया था। अब यहूदियों के लिए जेरूशलेम इंपॉर्टेंट क्यों है? उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका टेम्पल माउंट, जो इनके लिए एक पवित्र स्थान, जो यहूदियों का पहला टेम्पल है, वह यही जेरूशलेम में बना था। आज वह टेम्पल नहीं है, लेकिन वेस्टर्न वॉल है, जिसे देखकर दुनिया भर के जो यहूदी दुनिया में कहीं भी हो, इस दिशा में वहीं हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यहूदी जेरूशलेम को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। क्रिश्चियन और यहूदियों का तो हो गया, अब मुसलमान का सुनते हैं। उनकी एक डोम ऑफ रॉक्स ड्राइव है। प्रोफेट मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद ने आखिरी सांस यहीं पे ली थी। उनका होमलैंड कहाँ है? अल-अक्सा मॉस्क, जो पड़ता कहाँ है? यही जेरूशलेम। कुरान की अगर हम बात करें, मोटा मोटी अगर हम कुरान की बात करें, तो उसमें 2 मस्जिदों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक मक्का की, जहाँ पर उन्होंने इस्लाम का खूब प्रचार किया, जहाँ पर वह रहे। दूसरा अल-अक्सा मॉस्क। यह 2 ही उनमें से एक जो इतना पवित्र स्थान है, जो मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह जेरूशलेम में है। तो जो मुख्य मुद्दा जो लड़ाई का बना हुआ है, वह जेरूशलेम को लेकर के, सबको जेरूशलेम ही चाहिए। देखिए यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये वेस्टर्न वॉल जो है, ये यहूदियों के लिए यानी कि ज्यूज के लिए उनका टेम्पल माउंट, डोम ऑफ रॉक्स ड्राइव इस्लामिस्ट विचारधारा के लोगों के लिए, अल-अक्सा मॉस्क, और क्रिश्चियन के लिए तो आप जानते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह यहीं अपने शुरुआती दिनों में लाए गए, यहीं से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। अब वेस्ट बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो जगह है, ये वेस्ट बैंक है, जो यहाँ पर स्थित है। यह वह इलाका जो इजराइल के पूर्व में है, जो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक में है। ये जॉर्डन रहा, और यहाँ पे छोटा सा एक जॉर्डन रिवर, और इसी के वेस्ट में ये जॉर्डन वेस्ट बैंक है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक भी कहते हैं। यहाँ 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, जो मुख्यतः मुसलमान हैं। आज के डेट में इजराइल ताकतवर है। पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, बाकी जो भी चीज़ है, सर्विसेज का सब जो है, आजू बाजू के देश में बहुत कम है। वहीं इजराइल इन सब में कहीं आगे है। यह एक बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है और एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, जो किसी और पर निर्भर नहीं है। डिफेंस से लेकर इकोनॉमिक तक, और टेक्नोलॉजी से लेकर एजुकेशन तक, सब में यह विश्व को चुनौती दे सकता है। यह अकेले कई मुसलमान देश से लड़ता है। आप खुद सोचिए, इजराइल जैसा देश जो खुद को विश्व मानचित्र पर अपने आप को मुश्किल से ढूंढ सके, लेकिन इनका रक्षा और इनका डिफेंस इतना मजबूत है कि यह अकेले सारे अरब कंट्री और सारे विश्व के सामने खड़े रहते हैं। इतना मजबूत होने के कारण इन्होंने वेस्ट बैंक के ज़्यादातर हिस्सा पर अपना अधिकार जमा लिया है। 40% ही वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो फिलिस्तीन के कंट्रोल में, जबकि 60% जो टेरिटरी है वेस्ट बैंक का, वो किसके कब्जे में है? इजराइल के। अब वेस्ट बैंक के बाद गाजा पट्टी की बात करते हैं। ये गाजा स्ट्रिप रहा यहाँ पे।
गाजा पट्टी को अगर हम शॉर्ट में समझे तो इसे पीओके मान सकते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और जितना भी जो इजराइल पर अटैक होता है वह इसी गाजा पट्टी से होता है, जिसपे पैलेस्टाइनियन का बहुत ज़्यादा संख्या है। यहाँ लगभग 23 लाख फिलिस्तीनी मुसलमान रहते हैं और यहीं पर हमास भी आज रहता है। एक मान्यता यह भी है कि प्रोफेट मोहम्मद के जो दादा थे उनका जो बरियल प्लेस था, यानी कि जो मुसलमानों को मरने के बाद दफनाया जाता है, इसी गाजा पट्टी में था। यह पक्का नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद के दादा को यहीं पे दफनाया गया था। इस गाजा स्ट्रिप के सिचुएशन को समझते हैं। गाजा जो है इजराइल ने लड़ाई के दौरान इजिप्ट से लड़कर उससे ले लिया था। ऊपर ऊपर इसको इजराइल कंट्रोल करता है, लेकिन मुसलमानों की संख्या यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि अंदर ही अंदर यहाँ मुसलमान बसते हैं और मुसलमान का एक आतंकी संगठन भी यहीं पर रहता है और वही इजराइल पे हमला किया और वही हमास है। अब हमास क्या है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। आप सभी ने समाचारों में, न्यूज में, पेपर में, हर जगह करंट अफेयर्स में हमास का नाम बहुत सुना होगा। यह बार बार इजराइल पर अटैक करता है। क्यों करता है, इसका मंशा क्या है, चलिए जानते हैं। हमास रहता है कहाँ पर, गाजा पट्टी में। यह एक इस्लामिक पैलेस्टीनियन आतंकी संगठन है। इजराइल से बदला लेने की भावना से इस संगठन का गठन हुआ। इसका एक ही मकसद है, इजराइलियों का खात्मा। 1987 में इसकी शुरुआत हुई, तब से ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, टारगेटेड अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। अब यह हमास आतंकी संगठन है या नहीं, इस पर दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग मानना है। जो यूएन है, यूएन मतलब यूरोपियन नेशन, जिसमें यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, जापान, इजिप्ट, ये सब कहते हैं हमास वास्तव में एक आतंकी संगठन है। ये एक ऐसा इस्लामिक ट्रुप्स है जिसका मकसद ही आतंक फैलाना है। इसके अलावा कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा का जो देश है, जैसे रसिया, ब्राजील, तुर्की, चीन, ये कहते हैं कि ये आतंकी संगठन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे भी इनके साथ है। तो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। जो कैपिटलिस्ट देश है, जो प्रोग्रेसिव देश है, जो डेवलप्ड देश है, जो बिजनेस से बहुत आगे बढ़ते हैं, इनका ये विचारधारा है कि हमास आतंकी संगठन है, ये आतंक फैला रहा है और इसका कोई मकसद नहीं। इसलिए यूएस आज खड़ा है इजराइल के साथ और साफ बोल रहा है, एक एक को मार के गिराऊंगा अगर कोई इजराइल पर अब हमला किया तो। यूएस मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। यूएस ने बड़े बड़े मशीन ला करके मेडिटेरियन सी में ला दिया है, जिसमें एयर स्ट्राइक के बड़े बड़े कैरियर्स हैं। हमास क्या कहता है, अब हमास कहता है हम इजराइल को देश मानते ही नहीं, इजराइल कोई देश नहीं है, ये ही फिलिस्तीन का जमीन है जिसे इजराइल यानी यहूदियों ने कब्जा कर रखा है। गाजा पट्टी में जो 23 लाख जनसंख्या की आबादी है, उनमें से 50,000 लोगों की एक संस्था बनी है, वही हमास है। और इसका मकसद क्या है, इजराइलियों का डिस्ट्रॉय करना, इजराइल को खत्म करना। अब ये 50,000 लोग जो हैं, इनके पास रॉकेट, बम, बंदूक, गोलीबारी करने के लिए सब कुछ है और इनको कई मुसलमान देशों का समर्थन भी है। जैसे ईरान हमेशा हमास के साथ खड़ा है, कतर, लेबनान, सऊदी अरब, जितना भी जो फंडिंग है हमास को इन देशों से मिलता है। इजराइल को लगभग सारे इस्लामिक कंट्री जो है वो नफरत करते हैं। अब 7 अक्टूबर पे आता हूँ। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ तो आपने एक शब्द सुना होगा, नकवा। पैलेस्टाइन के मुसलमान लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ नकवा हो गया। अरबी भाषा में जो है नकवा का मतलब है डिजास्टर। 1948 में इजराइल और अरब का जब आपस में झगड़ा हुआ था तो पैलेस्टाइन के सैकड़ों गांव और शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया था इजराइल ने। 7 लाख पैलेस्टीनियन को मारकर वहां से भगा दिया गया था। तब उसको बोला गया कि हमारे साथ नकवा हो गया। जैसे कश्मीरी पंडितों को अगर हम देखें, उनको उनके घर से निकाला गया, उनके साथ नकवा हो गया। आज फिर जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो आज फिर कह रहे हैं कि मेरे साथ नकवा हो रहा है। अब इस युद्ध के ऊपर पड़ोसी देशों का क्या स्टैंड है, उसे देखते हैं। इजिप्ट और जॉर्डन, ये रहा इजिप्ट, ये जॉर्डन, जो इमीडिएट नेबर है इजराइल के। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ इजराइल का पीस ट्रीटी है, मतलब आतंक के लिए इजराइल के खिलाफ कोई इनके जगह को इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोनों में ऐसा समझौता बना हुआ है। अब गाजा पट्टी, यहाँ पे गाजा पट्टी रहा, सीरिया, ये सीरिया रहा, और लेबनान, ये लेबनान। इन लोगों के साथ इजराइल का बिल्कुल भी नहीं बनता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन सब का एक ही मकसद है, इजराइल की बर्बादी। वेस्ट बैंक जो है यहाँ पर, ये रहा वेस्ट बैंक, इसका मिला जुला सा एक व्यू रहता है, ये उतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। इन इमीडिएट नेबर के अलावा जो एक और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और जो हमास को हमेशा स्पॉन्सर करता है, वो कतर। इनका लगभग सारा पैसा, सारा फंडिंग यहीं से आता है। इस्माइल हनिया नाम का जो लीडर है हमास का, वो हमास के साथ में गाजा पट्टी में न रह करके कतर के दोहा में रहता है और वहीं से पैसा भेजता है। हमास पैसा इकट्ठा करेगा, उससे बम, गोली, मिसाइल अरेंज करेगा और फिर उससे इजराइल पर अचानक अटैक करता रहेगा। अब सीरिया और मेडिटेरियन सी के ऊपर देखें तो यह तुर्की है, ये सीरिया और ये मेडिटेरियन सी, इसके ऊपर ये तुर्की है। ये भी एक प्रो पैलेस्टीनियन समर्थक देश है जो इजराइल के खिलाफ है, लेकिन ये उतना शो अप नहीं करता, उतना
ज़्यादा स्टैंड नहीं लेता और अपना एक न्यूट्रल सा रुख रखता है। इनका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। जब आप इस्तांबुल जाओगे तो आधा इस्तांबुल यूरोप में आता है और आधा तुर्की एशिया में आता है। मुसलमान इनको अपना नहीं मानते कि तुम अंग्रेजों की तरह रहते हो, और यूरोप भी इसको अपना नहीं मानते, कहते हैं कि तुम इस्लामिक नेशन हो। तो इस तरह से इनका जो रुख है वो मिला जुला रहता है और ये कूल टाइप लोग हैं। लेकिन जब मुद्दा इजराइल का आता है तो ये एंटी इजराइल बन जाते हैं। इनका मानना है कि इजराइल उनके मुसलमान भाइयों पर अत्याचार कर रहा है, मतलब इनका पैलेस्टाइन से एक धार्मिक रिश्ता है। इजराइल का एक और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान है, जो इराक के आगे यहाँ पर है। भाई ये इजराइल का भयंकर विरोध करता है और पैलेस्टाइनियन का खुला समर्थन करता है। इनका साफ कहना है एंटी इजरायली जितने भी अरब देश है ये सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये हमेशा हमास को फंडिंग करते रहता है। इजराइल भी इस बात को भली भांति जानता है और समझता है कि ईरान उनके अस्तित्व के लिए एक घातक संकट है। ये सब हमने कौन क्या है ये बातें कर ली, एक इंट्रोडक्शन मोटा मोटी भूमिका बांध ली कि सब चीज़ों को समझने के लिए कि हमास क्या है, पैलेस्टाइनियन क्या है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, जेरूसलम का इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो आइए हिस्ट्री में चलते हैं इसके लिए। आज जहाँ इजराइल और पैलेस्टाइन है, 1947 से पहले यानी कि 1947 से पहले इधर भी अंग्रेजी हुकूमत थी, जैसे भारत पर ब्रिटिश रूल हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने इन ज्यू यहूदियों से कहा कि तुम हमारा इस युद्ध में साथ दो, हम तुमको एक अलग देश देंगे, हम तुम्हारे डिमांड को कंसीडर कर देंगे, हम तुम्हें इजराइल बना कर देंगे। इजराइल ने उनकी बात मानते हुए इस विश्व युद्ध में उनका साथ दे दिया। 1922 से 1947 तक विश्व में जो इधर उधर जितने भी यहूदी बिखरे हुए थे वो वापस अपने देश आना शुरू कर दिए, अपने ज़मीन की ओर, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया था कि जब अंग्रेज उनका देश छोड़ेंगे तो उनको इजराइल नाम का पूरा देश दे देंगे। यूरोप, रसिया, हर जगह से ज्यूज वहाँ आने लगे और देखते ही देखते उनका पॉपुलेशन वहाँ बढ़ने लगा। जर्मनी में न जाने हिटलर द्वारा कितने ही यहूदियों को मारा गया था। एक तरह से हम कह सकते कि उनका नरसंहार ही कर दिया गया था। तो जर्मनी से भी ज्यूज इजराइल की तरफ आने लगे, सब अपने अपने देश को पहुंचने लगे। इनको विश्वास हो गया था कि अंग्रेज इनको इजराइल नाम का इनका एक इंडिपेंडेंट नेशन दे देंगे। अब इससे यहूदियों की जनसंख्या हर दिन वहाँ बढ़ने लगी। सारे दुनिया का ज्यूज अपने ज़मीन पर आना चाहता था, उनको अपने ज़मीन से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब मुसलमान वहाँ कम होने लगे और यहूदी बढ़ने लगे। इसके कारण अब यहूदियों और अरब मुसलमान में विवाद शुरू हो गया। जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए और रोज झगड़े का माहौल बन गया, जैसे भारत में उस दौर में हिंदू मुसलमान हिंसा हो रहा था, वैसे इजराइल के इस जमीन पर यहूदी और मुसलमानों के बीच रोजमर्रे का झगड़ा शुरू हो गया। और यहाँ भी अंग्रेज इस झगड़े को सॉल्व करने में नाकाम रहे। वो इजराइल बनाना चाहते थे लेकिन बना ही नहीं पाए और सोचा ये इनका प्रॉब्लम है, वो क्यों अपने सर पर ले, और वो इस चीज़ को यूएन में लेके चले गए। अंग्रेज यूएन को अपना टेंशन सौंप के इजराइल से निकल लिया। अब जो यूएन है वो एक ऐसा निकम्मा संगठन है जिससे कभी कोई मुद्दा सॉल्व नहीं होता। कोई भी केस गया मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता और हमेशा के लिए वो विवाद रह जाएगा, ऐसा मान के चले। जैसे कश्मीर में हुआ और जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल में हो रहा है, इनसे कभी कोई केस सॉल्व नहीं होता। ये एक बहुत ही निकम्मा संगठन है। 1947 में यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उसने पैलेस्टाइन को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक अरब हिस्सा और दूसरा यहूदियों का हिस्सा। इसी को पार्टीशन प्लान बोला जाता था। और उसने कहा कि जेरूसलम के लिए एक स्पेशल इंटरनेशनल रिजिम बनेगा जिसे यूएन कंट्रोल करेगा। ज्यूज यानी कि यहूदी ने तो इस शर्त को मंजूर कर लिया, लेकिन अरब थे वो इसे मानने से इनकार कर दिया। उनके लीडर इसको माने नहीं और अड़ गए कि हमको पूरा का पूरा जेरूसलम चाहिए। बस झगड़ा यहीं से शुरू हो जाता है। शुरू में तो इजरायली शांत थे, ये सोच के कि उनका देश बन गया और जेरूसलम को यूएन कंट्रोल करेगा। लेकिन जब फिलिस्तीनी नहीं माना तो 14 मई 1948 को इजराइल बनाया गया और जेरूसलम दोनों को दे दिया गया, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इजराइल बना सारा मुसलमान आके वहां पे अटैक कर दिया और कहने लगा जेरूसलम हम लेंगे अपने पास। पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पे खूब सारा अटैक कर दिया, लेकिन उस पहले हमला और युद्ध में इजराइल खुद को तैयार कर लिया इन युद्ध के लिए, क्योंकि वो जानते थे सारे विश्व में यहूदियों के लिए वही एक देश है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। तो इजराइल के लिए ये न सिर्फ एक युद्ध था बल्कि उनके अस्तित्व का एक संघर्ष बन गया था। एक यही ऑप्शन था, लड़ो या मरो। अब बात 1949, इजराइल ने सारे देश पे अटैक कर दिया, उड़ा दिया, मार दिया। उन्होंने अपने देश को बचाया, साथ ही साथ जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और तो और पैलेस्टाइन के 78% टेरिटरी पर इजराइल का कब्जा था। लगभग 7.5 लाख मुसलमान को नकवा कर दिया इन्होंने, सबको मार मार के खदेड़ते हुए वहां से भगा दिया। सोचने की बात है, एक ऐसा देश जो अभी जन्म ही लिया, इतना छोटा देश जो कल तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था नक्शे पर, भारत के ज्यादातर राज्यों से भी छोटा एक देश अचानक से इतना पावरफुल कैसे बना। इतने बड़े संख्या पर इतना ज्यादा मुसलमानों को देखते ही देखते कैसे नकबा कर दिया। मुसलमान देश के खिलाफ इकट्ठा खड़ा हो गया, नया सरहद बना, इजराइल अब बड़ा हो गया और देखते ही देखते सारा नक्शा यहाँ का बदल गया। आज समझने की बात है कि जब 1949 में टू नेशन थ्योरी आ गया, सब कुछ सुलझ गया, फिर अब यह लड़ाई क्यों हो रही है।
अब इतना ही ज़्यादा हिंसा का कारण क्या है? तो इसके पीछे इजराइल का और पैलेस्टाइन का दोनों का कुछ डिमांड है, दोनों के कुछ शर्तें, उस पर बात करते हैं। इजराइल का कहना है, इजराइल का जो डिमांड है वो कहते हैं जैसे फ्रेंच लोगों के लिए फ्रांस है, जैसे जर्मन लोगों के लिए जर्मनी है, चाइनीज के लिए चीन है। इजराइल कहता है यहूदियों के लिए उन्हें इजराइल चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, वो लेके रहेंगे। दुनिया भर के यहूदियों को मारा गया। जर्मनी में तो हजारों हजारों लोगों को, यहूदियों को गैस पाइपलाइन में बेरहमी से हिटलर ने मारा था। रशिया में उनके साथ नरसंहार हुआ था। सारे दुनिया में यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ था। उनका डिमांड हो गया कि हमको भी एक देश चाहिए, हम कौन सा गलत कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए दुनिया भर का अरब कंट्री है, यहूदियों के लिए एक देश क्यों ना हो? दूसरा इनका डिमांड है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है उन पर भी उनका कंट्रोल हो, और जेरूसलम में कोई घुसेगा नहीं, क्योंकि जेरूसलम इजराइल का इंटीग्रल पार्ट है या उनकी राजधानी है जो सदियों से है। इस डिमांड के लिए क्यों लड़ रहा है? हमने पहले भी बताया कि इजरायलियों का साफ करना है कि यह लड़ाई उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। यहूदियों के लिए उनके पास एक ही देश है, एक छोटा सा देश पूरे दुनिया में, एक ऐसा देश जिसके चारों तरफ अरब देशों ने घेर रखा है। इनको भली भांति पता है कि इजराइल अगर एक बार हार गया तो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इनका कोई देश नहीं रह जाएगा। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी बैटल नाउ। अगर इजराइल हार जाता है तो इधर उधर सारे यहूदियों को पूरे विश्व में भागना पड़ेगा। 7 अक्टूबर हमास द्वारा हुए हमले पर इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास ने जो हमला किया है इजराइल पर, यह हमास के साथ उनकी आखिरी लड़ाई है। उसके बाद हमास रहेगा ही नहीं, नक्शा बदल जाएगा। यह इजराइल का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि अब आगे कोई नहीं बचेगा जो आगे इजराइल पर हमला कर सके। जितना होना था हो गया, अब इजराइल के साथ कोई अत्याचार न होगा, न वो बर्दाश्त करेंगे। अब दूसरी तरफ पैलेस्टाइन का क्या मांग है, फिलिस्तीनियों का क्या मानना है? उनका कहना है 3 चीज मिलाकर उनको एक देश दे दो, वेस्ट बैंक, जेरूसलम और गाजा पट्टी। फिलिस्तीन कहता है कि वो भी इनसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है जेरूसलम उनको मिलना चाहिए, और इजराइल अपने हड़प करने की नीति, हमें कंट्रोल करने की अपनी पॉलिसी जो है उसको छोड़ दे। इनकी मांग भी कुछ हद तक जायज़ है। पैलेस्टीनियन कहते हैं कि जेरूसलम हमारा कैपिटल है, जो कि इस्लाम का एक पवित्र स्थान है। जेरूसलम को फिलिस्तीन में ऐसा मानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद जन्नत यहीं से गए थे। पैलेस्टाइन इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस चाहिए इजराइल से। इजराइल से जो भी हमले हो रहे हैं वह बंद हो जाएं, और यह जो इजराइल है वो हमारे धरती पर कब्जा कर रखा है, वह धरती खाली कर दे, यह उनका देश है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो हो रहा है, इस पर भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस वॉर का भारत पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सो दीज आर सम इम्पैक्ट ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया। सबसे पहला तो व्यापार संबंध। संघर्ष बढ़ने से इजराइल के साथ भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से रक्षा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। इजराइल भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, और इस व्यापार संबंध में कोई भी व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा जो है डिप्लोमेटिक चैलेंजेज है। भारत ने परंपरागत रूप से इजराइल और अरब देशों के प्रति अपनी विदेश नीति एक संतुलित दृष्टिकोण से बनाए रखा है। यदि संघर्ष बढ़ता है और अन्य अरब देश भी इसमें संलग्न होते हैं तो यह भारत के लिए राजनयिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस परिदृश्य में इजराइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सिद्ध हो सकता है। इसके बाद जो है मध्य पूर्व के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध। भारत मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी भारत के संदर्भ में मध्य पूर्व के साथ भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो। यदि संघर्ष बढ़ता है और इसमें हिजबुल्लाह और ईरान भी सामने आ जाता है तो यह पश्चिम एशियाई क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। इसके बाद जो है वो एनर्जी सप्लाई। पश्चिम एशियाई क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आयात का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्षेत्र की अस्थिरता में कोई भी व्यवधान संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती है। भारतीय प्रवासियों के हित में भी इसका असर पड़ सकता है। भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी विभिन्न मध्य पूर्वी देशों में कार्यरत है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों के लिए भी और इनके हित एवं सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, और भारत के लिए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद इस युद्ध का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका क्या समाधान है, कहाँ जाके रुकेगा, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो सॉल्यूशन इसका ये है कि 2 नेशन डील बन जाए, 2 स्टेट डील बन जाए, जिसमें 2 अलग देश बन जाए, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर एक पैलेस्टीनियन कंट्री और दूसरा बाकी सारा इजराइल। में जो है बड़े बड़े देश जैसे कि भारत, अमेरिका और चीन इस सजेशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, प्रॉपर बॉर्डर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो जेरूसलम के कैपिटल का इशू फिर आ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन जो है सबको मिलाकर एक देश बना दिया जाए, सब मिलकर रह लें। अब इसमें इशू यह है कि जो ज्यूज है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एडवांस लोग हैं, यह कभी नहीं चाहेंगे कि जो लीडरशिप है वो पैलेस्टीनियन को मिले और उनके आइडेंटिटी को थोड़ा भी जो है उसमें दाग लगे या आँच आए। इससे इनके लिए जो एक धर्म के देश का जो कॉन्सेप्ट है, वो मांग है, वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन को यह लीडरशिप रोल अगर नहीं देते हैं तो फिर से झगड़ा बनेंगे और कहानी वहीं आ जाएगी। इसमें एक लफड़ा और है। फिलिस्तीनी कहते हैं जो लेबनान भाग गए, जो मुसलमान लेबनान भाग गए,
जो जॉर्डन भाग गए उनको वापस लेकर आओ, जो सीरिया भाग गया उनको वापस लेकर आओ, जो इजिप्ट चले गए उनको लेकर आओ। अब इससे इजराइल को डर है कि अभी जो बाहर से अटैक कर रहा है फिर अंदर से होगा। आज अगर हम भारत पाकिस्तान को मिला लेते हैं तो हमारा एरिया तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जिनमें नफरत पल रहा है, वो जो बाहर से अटैक कर रहे थे, वो फिर अगर भारत में मिल जाता है तो अंदरूनी कलह तो बढ़ेगा, देयर विल बी इंटरनल रिफ्ट, और अंदर ही अंदर भारत को खोखला करेगा। यही डर इजराइल को भी है कि अगर ये सारे मुसलमान कंट्री को हम मिला देते हैं, वापस ले आते हैं, तो अभी जो बाहर से अटैक कर रहे हैं फिर तो अंदर से ही वो अटैक करेंगे। देश में अलग ही माहौल बन जाएगा। जो डेमोग्राफी है उसमें इजरायली लोगों का संख्या ज़्यादा है, फिर मुसलमान का संख्या ज़्यादा हो जाएगा और अंदर ही अंदर संकट होगा, अंदर ही अंदर लोग इजरायली को मारेंगे। तीसरा जो कॉन्फ्रेशन मॉडल है वो कॉपरेशन का मॉडल है, लेकिन इसमें भी वही इशू आ जाता है कि मतभेद हो तो चल जाता है, मनभेद हो तो वहाँ पे कॉपरेशन हो ही नहीं सकता। और चौथा है कि इंटरनेशनल ट्रस्टशिप, यानी कि कोई यूएन जैसा ताकत या बड़े स्तर की ताकत इन लोगों का अलायंस करवाए, इस पे नज़र रखें, तो वो भी इतना आसान नहीं है। अभी जो इजराइल पे हमास द्वारा इतना बड़ा अटैक हुआ है अचानक से, इसका क्या कारण है? पहला जो कारण है वह है हमास ने इस अटैक को अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन का नाम दिया है। अल अक्सा के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, इस्लामी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनका दो ही डिमांड है, एक मक्का और दूसरा अल अक्सा। इनका कहना है कि पिछले कई महीना से इजरायली लोग वह मस्जिदों में घुस जाता है और इनके लोगों को थप्पड़ मारता है, चाटा मारता है, कुछ भी करते रहता है। यानी कि मस्जिदों में घुस घुस के इजरायली लोग इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इनको गोली मार दे रहे हैं, कुछ को पकड़ के ले जा रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, मतलब अत्याचार कर रहे हैं। हमास का ये ब्लेम है। वहीं इजराइल इस पे साफ कहता है कि ये लोग मस्जिदों में प्रार्थना करने की बजाय वहां जाकर अटैक का प्लान करते हैं। ये लोग हमारे आर्म्ड फोर्स को पत्थर मारते और फिर मस्जिद में भाग जाते हैं, बाहर निकलते पत्थर मारते फिर अंदर घुस जाते हैं। इजरायली का कहना है कि ये लोगों को तंग कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि इजरायली इनको तंग कर रहे हैं। पैलेस्टाइनियन का कहना है हमारे लोगों को जो इजराइल तंग कर रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, इनसे उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। इन फिलिस्तीनी मुसलमान के हक के लिए हमास लड़ रहा है इजरायलियों से, और जो अटैक हुआ है इसीलिए अटैक हुआ है। दूसरा कारण जो हो सकता है अटैक का, यूएस जो है उसने सऊदी अरब के लीडर को तोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम फिलिस्तीन लोगों का साथ छोड़ दो, और अगर तुमको कोई हाथ लगाया तो तुम्हारे आगे हम खड़ा होंगे। तुम पर किसी ने अटैक किया तो अमेरिका हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वह अटैक सऊदी अरब पर नहीं, अमेरिका पर होगा। सऊदी लीडर को यह बात ठीक लगी, वो अमेरिका के साथ लगभग मिल गया है, मतलब इस डील पे साइन होने ही वाला है। यह बात बहुत दिन से चल रही है और लगभग ये ओके हो गया है। सऊदी अरब के लीडर और अमेरिका अब एक होने जा रहे हैं, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सऊदी अरब हमेशा से इजराइल के अगेंस्ट रहा है और हमेशा इनका एक ही स्टैंड रहा, इजरायलियों को मारो। लेकिन अब जब यह अमेरिका के साथ होगा और अमेरिका जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो मतलब सऊदी अरब अब इजराइल के साथ होगा। डायरेक्ट रूप से तो इस पर अटैक नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो जो सऊदी अरब जो है एक गल्फ कंट्री और इनका जो लीडरशिप है पूरा दुनिया के मुसलमान को मानना पड़ता है। अब सऊदी अरब सबसे बड़ा लीडर ही अलग हो जाएगा, तो ऐसा स्थिति बन जाएगा ना, जब राजा ही गया तो प्रजा का क्या काम, प्रजा भी गया। अब सऊदी अरब आवाज़ नहीं उठाएगा तो जो अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर सेंटर है उसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो पैलेस्टाइन की आवाज़ और उनके हक का जो है इशू जो है वो एकदम से दब जाएगा। अब हमास को और पैलेस्टाइनियन को इस बात का टेंशन और घबराहट हो गया कि सऊदी अरब को रोको, लेकिन उनके बस की ये बात है नहीं अरब को रोक दे, क्योंकि सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक पावर है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इससे पहले कि सऊदी अरब और अमेरिका का डील हो जाए, वो दोनों एक हो जाए, इससे पहले अटैक कर दो इजराइल पर और इसको तोड़ दो, और सऊदी अरब को मैसेज दे दो कि हम रुकने वाले नहीं है। सऊदी अरब को मैसेज दिया कि अमेरिका के साथ तुम मत जाओ। तीसरा जो मुख्य कारण हो सकता है अटैक का, इजराइल के अंदर खुद ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक आंतरिक कलह, इंटरनल रिफ्ट। इस समय कभी नेतान्याहू को सपोर्ट किया जाता है, कभी गिराकर वहाँ का पूरा लीडरशिप बदल दिया जाता है, प्रधानमंत्री बदल दिया जाता है, यहाँ तक राष्ट्रपति बदल दिए जाते हैं, फिर उसको हटा के वापस नेतान्याहू को ले जाया जा रहा है। यानी कि अनस्टेबल गवर्नमेंट और कमजोर लीडरशिप ने इजराइल को अंदरूनी तौर पर बहुत हद तक कमजोर किया है, और ऐसे माहौल को हमास ने अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और अटैक करने का सही समय उनको लगा। यह 3 कारण थे इस अचानक से अटैक का। एक सवाल उठता है कि इतना चुनौतीपूर्ण माहौल, इतना मुश्किल चुनौती, मुश्किल समय, विपरीत इतिहास होने के बाद, चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरे होने और रसिया, चीन जैसे सुपर पावर के विरोध के बावजूद इजराइल एक छोटा देश इतना स्ट्रांग और इतना मजबूती से खड़ा कैसे, या इतना पावरफुल कैसे, इसका कारण क्या हो सकता है? इजराइल जो खड़ा है अपने करेज के कारण, इसने एक आयरन वॉल बनाया जिसमें 5 बातें। आयरन वॉल उनकी एक फिलॉसफी है। इजराइल को लगता था कि अरब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और सारे देश मिलकर उनसे लड़ते हैं, उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर वो हार गए तो फिर खड़ा नहीं हो सकते, इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल ने इन सबसे निपटने के लिए आयरन वॉल का कंसेप्ट तैयार किया। पहला कारण जो इनके मजबूत होने का है वो है इस्लामिक स्टेट को छोड़कर इन्होंने हर पावरफुल देशों के साथ बहुत मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं, दुनिया भर में इन्हें बहुत प्यार मिलता है। दूसरा जो है इनका मजबूत इकोनॉमी, इन्होंने इकोनॉमी को इतना मजबूत करी कि एजुकेशन इनके डीएनए में है। नए स्टार्टअप को इन्होंने इतना प्रमोट किया है और कहते हैं स्टार्टअप चल गया तब टैक्स देना, नहीं चला तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांगूंगा।
अब तीसरा कारण जो इनके मजबूत होने का हुआ इनकी सैन्य शक्ति। इनका डिफेंस इतना पावरफुल है कि ये हमेशा टॉप 20 में आते हैं। चौथा, यह दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल बुलाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, इनसे इन्वेस्ट करवाते हैं और इनके साथ मिलकर कैपिटल गेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को यानी अपने राष्ट्र को मजबूत करते हैं। पांचवा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का माइंडसेट। इनका खुला चैलेंज है, एक यहूदी को भी कहीं भी कुछ हो गया ये बदला लेंगे। विश्व में कहीं भी इनके साथ एक भी इजरायली सिटीजन को कोई मारेगा तो जहन्नुम में पहुँच कर भी इजरायली उसको ठोकेगा। इसलिए इनके देश में हर आदमी के लिए मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी भी है और इनकी ये चाहत भी है कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा। इसके साथ साथ इन्होंने साफ स्टैंड कर रखा है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, मेरे पास भी न्यूक्लियर है, तुम मारोगे तो हम दुगुना चौगुना स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेंगे। तो ये सब कुछ कारण हो गया कि इजराइल इतना पावरफुल क्यों है। अब बात करते हैं कि हमास का जो अटैक हुआ है इस पर वर्ल्ड लीडर का क्या कहना है, दुनिया भर के नेताओं का इस पर क्या स्टैंड है। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन जो फिलिस्तीनी नागरिक और आम आदमी है जो निर्दोष है उन्हें नहीं मारा जाए। हमास को मारो, हमास को ठोको, आतंक के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि हम आतंक के साथ इजराइल के साथ है, लेकिन न्यूट्रल रुख भी अपना रख दिए कि किसी बेगुनाह की जान ना जाए। यूएसए जो है वो इजराइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का साफ कहना है कि इजराइल हमास के युद्ध का फायदा उठाने के बारे में कोई सोचना भी मत। मैं और मेरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट इजराइल के साथ है। इजराइल पर हमला करोगे तो आगे अमेरिका खड़ा। और बाइडेन ने यह बात सिर्फ कहा नहीं है, अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस क्राफ्ट कैरियर जहां सैकड़ों एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, इसे मेडिटेरियन सी पर ला के खड़ा कर दिया है। कोई आओ तो सही इजराइल पर हमला करने, उसका अस्तित्व तो मिट जाएगा। यूएस के बाद इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट और इजराइल का पीस ट्रीटी है। इनका कहना है तुम गाजा पट्टी में हमास को मारो लेकिन निर्दोष फिलिस्तीनी को मत मारो। लेकिन यह भी कह रहा है ज्यादा करोगे मुसलमान पर अत्याचार तो यह सही नहीं है तो वो हमारे ही मुसलमान भाई। अब इजराइल इजिप्ट पीस संधि के तहत इजिप्ट ने अपना बॉर्डर सीज कर रखा है। पैलेस्टाइन का क्या कहना है तो पैलेस्टाइन और हमास एक ही, लेकिन फिर भी हम लोग इसे अलग अलग देखते हैं क्योंकि पैलेस्टाइन जो है वो एक छोटा सा देश है और हमास जो है एक आतंकी संगठन। तो पैलेस्टाइन के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट महमूद अब्बास वो ज़्यादा लड़ता नहीं। उनका कहना है कि पैलेस्टाइनियन का लड़ना उनका अधिकार है, जो इजरायली हो वो तो बाहर से है, इजरायली जमीन जो है वो हमारा है, इजराइल का इस पर अवैध कब्जा है। तुम असली इजरायली नहीं हो और हमारा जेरूसलम कब्जा कर रखे हो। तो इस पर इसने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन हमास को इनडायरेक्टली जरूर सपोर्ट किया है। कतर जो है इजराइल के अगेंस्ट और कह रहा है इस वायलेशन का जिम्मेदार इजराइल ही है। अब सऊदी अरब की बात करें तो अमेरिका से यह मिलने वाला और इन दोनों के बीच एक समझौता होने वाला है, तो इस दबाव के कारण डिप्लोमेटिक रहा है। इनका जो एक अप्रोच है वो डिप्लोमेटिक अप्रोच रहा है, कुछ खास नहीं बोला है, ना अपना कोई पक्ष रखा है, यह एक तरह से चुप बैठा है। अब अरब लीग जो है वो 22 इस्लामिक राष्ट्रों को मिलाकर एक संगठन बनता है जिसे अरब लीग कहते हैं। यह इजराइल के अगेंस्ट और कहता है इजराइल एक्सट्रीमिस्ट है, इसी के चलते अशांति का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। अब यूरोप की बात करो तो यूरोप में यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ समर्थन में खड़ा है। यूरोपियन यूनियन का साफ कहना है इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, पैलेस्टाइन और हमास को इनको तंग नहीं करना चाहिए। इजराइल अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और यह इनका अधिकार है। ये जो हमला हमास ने किया वो निंदनीय है और गलत है। ईरान की बात करो तो यह तो बहुत खुश है, यह तो चाहता है कि इनका जो दुश्मन है वो मारा जाए और इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इजराइल है। इस तरह से ये जो है बड़े लीडर्स का, वर्ल्ड लीडर्स का अभी स्टैंड है हमास अटैक पे। अब इस युद्ध के दौरान बहुत सारे हमारे भारतीय भाई बहन लोग जो हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करने का, वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार ने जो एक मुहिम चलाई है उसका नाम दिया है ऑपरेशन अजय। हम देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। 18,000 भारतीय लोग इजराइल में फंसे हुए हैं और 17 जो है वो पैलेस्टाइन। इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो स्टूडेंट्स है, IT प्रोफेशनल्स है, डायमंड ट्रेडर्स हैं। तो इनको निकालने के लिए यह मुहिम चलाया जा रहा है ऑपरेशन अजय। अब तक कई जहाज जा चुके हैं और हर रोज जा रहा है, हजारों भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और लाया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप, चीन सब अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ऑपरेशन अजय जो है इसके बारे में अगर बात करें तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार ने 11 अक्टूबर को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। ऑपरेशन में कई उड़ानें शामिल हैं। लेटेस्ट 5वीं उड़ान में 18 नेपाली नागरिकों सहित 286 भारतीय नागरिक सवार थे। छठी में 2 नेपाली नागरिकों सहित 143 नागरिक सवार थे। दूसरी उड़ान जो थी उसमें 235 भारतीय नागरिक थे। भारत ने गाजा पट्टी को भी सहायता प्रदान की है, जिसमें शामिल है दवाइयाँ, स्लीपिंग बैग्स, सर्जिकल आपूर्तियाँ। अब करंट सिनारियो के बारे में बात करते हैं कि करंट सिनारियो अभी क्या बना हुआ है वहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर को लेकर। हमास जो है इस समय सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंदी बनाए हुए है और लगातार अटैक कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको चारों तरफ के इस्लामिक देशों से फंडिंग मिल रहा है, जैसे ईरान, लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, कतर, सीरिया, ये सब लगातार इनको फंडिंग कर रहे हैं।
इस हमले में इजराइल में 1300 से अधिक लोग मारे गए, जबकि इजराइल के जवाबी हमलों में गाजा में 1530 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल के अंदर लगभग 1500 हमास आतंकी मारे गए। नॉर्थ गाजा का जो लोकेशन है उसमें इजराइल लगातार मिसाइल दाग रहा है। फिलिस्तीनी नागरिक कह रहा है कि हमारे साथ नकवा हो गया, और इजराइल का रिस्पॉन्स यह है कि अब हमास वह कीमत चुकाएगा जो इसको अंदाज भी नहीं है, संपूर्ण खात्मा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो यह तक कह दिया, हमने प्रण ले लिया है, हमास खत्म होगा, आपका नक्शा बदल चुका होगा, अब कभी भी आपका देश वैसा दिखाई नहीं देगा जैसा पहले था। उन्होंने साफ बोला, गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज वंस। जो इजराइल है ये साफ कह दिया कि हमास अब नहीं बचेगा, और ये बड़े जिद्दी होते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।